अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस, नॉन पेनिट्रेंस और अकॉन्ड्रोप्लेशिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी क्या होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस में। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज या फिर डिफरेंट। एक्सप्रेसिविटी यानी कि एक्सप्रेस होना, मीन डिफरेंटली एक्सप्रेस होना। इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किडनी की डिजीज़ को देखें तो हम कुछ पेशेंट्स को देखते हैं कि उनका जो किडनी है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो जाता है, और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो है साइंस से बहुत से ज़्यादा जो है ना सीवियर साइंस होते हैं कि वो फेलर के करीब करीब होते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें बस छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं, रेनल सिस्ट्स होती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं उसी जनरेशन के अंदर जिनमें कोई भी किडनी की डिजीज़ नहीं होती, यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। और वो वाले जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस। और वो वाले इंडिविजुअल जिनमें डिफरेंटली एक्सप्रेस हो गया, एक में मुकम्मल तौर पे फेल था, एक में सिर्फ साइन शो हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि वो फेलियर के करीब था, और एक वो वाला था जिसमें बस छोटी छोटी पथरियाँ थी, रेनल सिस्ट थी। तो यानी कि ये कैसे एक्सप्रेस हुई ये वाली डिजीज़? डिफरेंटली। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी इसलिए हम इसे कहते हैं। अगर हम देखें वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी और रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस, ये जो है हमारी फिटनेस को अफेक्ट करते हैं। सेकंड ये कि ये प्री एजिंग का भी बन जाती हैं, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं और उन ओल्ड एज में जल्दी चले जाते हैं। और पीलियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट है ये, यानी कि ये एक जीन के अंदर ही डिफरेंट म्यूटेशंस आती हैं। जैसे हमने म्यूटेशन इन LMNA जीन पढ़ी थी कि हमारे पास जीन एक ही था लेकिन म्यूटेशन डिफरेंट आ रही थी, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिजीज़ काज कर रहा था। तो ये भी वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी भी इसी में आती है कि समटाइम उसी जीन के अंदर जो है म्यूटेशन ज़्यादा आ जाती है और समटाइम कम आ जाती है और समटाइम आती ही नहीं है। और जब आती नहीं है उसमें क्या होता है कि ऐसा होता है कि जो इंट्रैक्शन ऑफ जीन विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो उस जीन को इतना इफ़ेक्ट कर देते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है वो जीनोटाइप तो उसकी अब नॉर्मल होती है, फॉर एग्जांपल DD है, लेकिन उसकी जो फिनोटाइप होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उस जीन के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है हेटेरोजाइगोट होने के बावजूद वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। उसकी फिनोटाइप क्या होती है? नॉर्मल होती है। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन पेनिट्रेंस। तो इसी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है ट्रिकर कोलिन सिंड्रोम। इसमें जो है जो पेशेंट होता है उसकी जॉ और आइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका जो ब्रेन और उसकी जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं दोनों। इसलिए जो नॉन पेनिट्रेंस के केस में जो चाइल्ड की मदर होती है उसे हम क्या कहते हैं? हार्बर ऑफ जीन म्यूटेशन। ये MCQs भी आ सकता है, क्योंकि उसके रिलेटिव्स में भी ये इस तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं। तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस में हम समटाइम ये नहीं कि ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि अगर इंडिविजुअल जो है एक चाइल्ड है वो अगर अफेक्टेड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, उनमें से कोई एक अफेक्टेड होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है कि जो चाइल्ड है वो तो अफेक्टेड होता है लेकिन उसके जो दोनों पेरेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जांपल अकॉन्ड्रोप्लेशिया में अगर देखें, अकॉन्ड्रोप्लेशिया बेसिकली क्या है? छोटा कद, यानी कि शॉर्ट स्टेचर होती है कुछ लोगों की। ऐसा होता है कि जो इनके
जो इनके पेरेंट हैं, फॉर एग्जांपल ये पेरेंट हैं जिनकी मैरिज लाइन है, लेकिन इनसे जो आगे चाइल्ड पैदा हो रहे हैं वो क्या हैं, अफेक्टेड हैं। उन सब की जो स्टेचर है वो शॉर्ट है, उन सब का कद छोटा है। ये क्या होगी, न्यू म्यूटेशन ही होगी इधर, इसे हम क्या कहेंगे, न्यू म्यूटेशन। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि इन पेरेंट्स से जब इन चाइल्ड में वो वाला जीन ट्रांसमिट हुआ तो कोई मिस्टेक अकर हो गई है और सडनली ये वाली डिजीज़ इधर क्या हो गया, अपीयर हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, न्यू म्यूटेशन कहेंगे। और इसकी क्या चांसेस होते हैं, 50% चांसेस होते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगी इनसे आगे। ज़रा ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो न्यू म्यूटेशन समटाइम ऐसा भी होता है कि जो न्यू म्यूटेशन होती है वो इंक्रीज्ड एज ऑफ फादर, जब इनके फादर की इंक्रीज्ड एज होगी तब भी ये हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो डिजीज़ होती हैं, कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़, ये लेट स्टेजेस ऑफ लाइफ में अपने सिम्टम्स शो करती हैं। म्यूटेशन इन FGR2 इसके अंदर देखें, इस जीन के अंदर देखें, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज़ काज होती है, क्रेनियोसाइटोसिस। ये MCQs है इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। कौन सी डिजीज़ होती है, क्रेनियोसाइटोसिस, यानी कि उनकी जो स्कल होती है, क्रेनियो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्कल के लिए, उनकी स्कल में थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो म्यूटेटेड सेल लाइन है वो अकोमोलेट हो जाती है टेस्टिस में, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन में भी चली जाती है। और जो बेबी होता है उसकी स्कल जो है अच्छी तरह डेवलप नहीं होती, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इफ वी सी द को डोमिनेंस, को का मतलब होता है साथ, डोमिनेंस यानी कि दोनों डोमिनेंट होते हैं अलील। अगर हम वैसे तो हमने सेकंड ईयर में ये पढ़ा हुआ है कि वाइट और रेड का जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास कौन सा फ्लावर आता है, पिंक आता है। तो पिंक क्यों आता है, क्योंकि इसमें रेड भी एक्सप्रेस हो रहा होता है और वाइट भी एक्सप्रेस हो रहा था। लेकिन अभी हम ह्यूमन जेनेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें तो ज़ाहिर है हम ह्यूमंस को ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम इसलिए एग्जांपल इसमें कौन सी लिखेंगे, AB ब्लड ग्रुप की, यानी कि A और B जब इन दोनों का क्रॉस होता है तो ये दोनों एक्सप्रेस होते हैं, AB और BB। और फिर हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, AB ब्लड ग्रुप। अगर हम देखें जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है वो अकर हो जाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी, DD। बहुत कम ऐसा होता है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में अकर हो। अगर इसके दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होंगे ना फिर ये अकर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो पेरेंट्स हैं DD और ये क्रॉस DD, जब इसमें इन दोनों का क्रॉस होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, होमोजाइगस इंडिविजुअल बनेगा। लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है, ज़्यादातर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो जाते हैं क्योंकि D जो क्या है डोमिनेंट हो जाता है इस रिसेसिव की। अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के एग्जांपल देखें तो वो है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। समटाइम ऐसा होता है कि जो हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल है उसकी फिनोटाइप इंटरमीडिएट होती है बिटवीन नॉर्मल और म्यूटेंट एलील के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर DD ये किसी इंडिविजुअल की जीनोटाइप है तो ज़्यादातर यही होता है कि ये वाला एक्सप्रेस हो जाता है और वो म्यूटेशन शो हो जाती है उसमें। लेकिन अगर उसमें उसकी जो फिनोटाइप है वो नॉर्मल और म्यूटेंट इन दोनों के दरमियान होगी तो ये क्या काज करता है, हैप्लोइनसफिशिएंसी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ज़्यादातर जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में लेस सीवियर होती है, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में इस ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है, यानी कि ये बहुत सीवियर इसके केसेस होते हैं। और एक्सेप्ट हंटिंगटन और माइटोनिक डिस्ट्रॉफी के अलावा इसमें क्या होता है ये आपने याद रखना है, MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो होमोजाइगस इंडिविजुअल होता है इन दोनों डिजीज़ में वो लेस इफेक्टेड होता है देन हेटेरोजाइगस। सो इट वाज ऑल अबाउट
Autosomal dominant inheritance.